हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आशा है ठीक होंगे। तो चलिए आज की कविता को शुरू करते हैं। आज बच्चों हम पढ़ेंगे कवि नागार्जुन द्वारा लिखी गई कविता यह धंतुरित मुस्कान। इस कविता में कवि ने एक छोटे बच्चे की मुस्कान को देखकर अपने मन में जो भाव उत्पन्न हुए हैं उनका विभिन्न बिंबों के माध्यम से वर्णन किया है। इसके अलावा बच्चों हम आज फसल कविता भी पढ़ेंगे जो कि नागार्जुन द्वारा ही लिखी गई कविता है। इसमें फसल के लिए कौन कौन से आवश्यक तत्व होते हैं उनकी बात की गई है, तो उसको भी पढ़ेंगे। तो कविता को शुरू करने से पहले जान लेते हैं नागार्जुन जी जो कवि हुए हैं वो बिहार के रहने वाले हैं। 1911 में इनका जन्म हुआ था। मैथिली भाषा में यात्री के नाम से लिखते हैं। वैद्यनाथ इनका मूल नाम है और इनको आधुनिक कबीर भी कहा जाता है, जन कवि भी कहा जाता है। एक एक नंबर के बच्चों यहाँ पे पूछ सकते हैं कि किस कवि का नाम वैद्यनाथ है, यात्री नाम से, मैथिली भाषा में यात्री के नाम से कौन लिखते थे। इसके अलावा आधुनिक कबीर कौन से कवि को कहा जाता है। 4-5 ऑप्शन आ जाएंगी तो आपको जवाब देना है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कवि का भी बताया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कवि हैं और राजनीतिक स्वार्थ के ऊपर और पतनशील समाज की यथास्थिति पर भी ये लिखते रहे हैं और अक्खड़ स्वभाव के हैं। तो इसलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने कवि का थोड़ा सा परिचय दिया है। तो चलिए अब अपनी कविता को शुरू करते हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। मुस्कान है, दंतुरित मुस्कान का मतलब क्या है? जब बच्चा हंसता है तो छोटा बच्चा होता है, दूध के दांत निकलते हैं, तो छोटे छोटे दांत उसके बड़े ही सफ़ेद और कोमल बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं, सुंदर दिखाई देते हैं। तो उस मुस्कान को देख करके कवि कहता है कि ये छोटे बच्चे, तुम्हारी जो मुस्कान है ये बहुत ही सुंदर है और ये तो ऐसी लग रही है कि मानो कोई मरा हुआ व्यक्ति भी अगर तुम्हारी मुस्कान को देख ले, तुम्हारे चेहरे को देख ले तो वो भी जिंदा हो जाए। धूली धूसर तुम्हारे ये घात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। कि धूल से सने हुए, धूली का मतलब धूल से, दूसरा मतलब सने हुए, घात मतलब शरीर, कि तुम्हारा ये जो शरीर है, धूल से सना हुआ जो शरीर है, ये ऐसा लग रहा है बच्चे कि मेरी छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात मतलब कमल, कि ऐसा लग रहा है कि कमल के जो फूल हैं वो तालाब को छोड़ करके मेरी झोपड़ी में खिल गए हों। ऐसा लग रहा है मुझे तुम्हारे शरीर को, धूल से सने हुए शरीर को देखकर ऐसा लग रहा है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। और हे बच्चे, ऐसा भी लग रहा है कि तुम्हारा स्पर्श पाकर ही कठोर जो पत्थर है वो भी पिघल कर जल बन गया होगा। अर्थात यहाँ पे प्रतीकात्मक रूप में क्या बताया गया है कि चाहे कोई कितना ही कठोर व्यक्तित्व वाला व्यक्ति हो, अगर वो भी तुम्हारी मुस्कान को देख ले तो मुझे पक्का यकीन है कि वह भी जल की पिघल कर, वह कठोर व्यक्तित्व पिघल करके जल के समान कोमल और निर्मल बन जाएगा। ऐसी तुम्हारी मनोहर मुस्कान है। उसके बाद क्या कहा है? छू गया तुमसे कि झरने लगे शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। छू गया तुमसे ही झरने लगे शेफालिका के फूल, कि कोई बांस हो या बबूल, अगर वो तुम्हें एक बार छू भी जाए तो हे बच्चे वो भी शेफालिका के फूल बन जाते हैं, अर्थात फूलों की तरह झरने लग जाते हैं। यहाँ पे भी प्रतीकात्मक रूप में कहा गया है कि कोई कितना भी कांटों के समान, बबूल कीकर के समान कठोर व्यक्तित्व वाला व्यक्ति हो या फिर बांस की तरह अहंकारी व्यक्ति हो। बांस कैसा होता है, उसकी क्या विशेषता होती है? वो लंबा होता है। लंबा मतलब जो अहंकारी व्यक्ति होता है, चाहे वो कितना ही कटु हृदय वाला व्यक्ति हो, वो भी अगर तुमको छू ले तो वो भी शेफालिका के फूलों की तरह कोमल और सॉफ्ट हो जाएंगे, ऐसा लग रहा है। तुम मुझे नहीं पहचान पाए हो शायद, इसीलिए लगातार तुम मेरी तरफ हे छोटे बच्चे देख रहे हो। अनिमेष का मतलब लगातार देखते रहना, टकटकी लगाई। थक गए हो, आँख लूँ मैं फेर, कि शायद तुम थक गए हो देखते देखते, मैं तुमसे आंखें फेर लेता हूँ, यही शायद ठीक रहेगा। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, कि कोई बात नहीं, तुम्हारा मेरे से पहली बार परिचय नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, कवि कह रहा है कि तुम्हारी माँ ही वो माध्यम बनी है जिसके द्वारा मैं आज तुम्हारी इस मुस्कान को देख पा रहा हूँ। अगर वो माध्यम नहीं बनी होती तो शायद मैं आपको नहीं देख पाता।
तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान को नहीं देख पाता। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। यहाँ पर चिर मतलब लगातार स्थिर, प्रवासी मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहने वाला व्यक्ति, इतर मतलब दूसरा, अन्य का मतलब भी दूसरा ही होता है कि तुम्हारी माँ भी धन्य है बच्चे और तुम भी धन्य हो। क्यों धन्य हो? क्योंकि मैं तो लगातार चिर प्रवासी रहा हूँ, कभी इधर कभी उधर जाता रहा हूँ, मैं तो दूसरा ही व्यक्ति हो गया हूँ। तुम्हारी माँ ही है जिसने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हारा ख्याल रखा और वो तुम्हें पाल पोस रही है। इसलिए हे बच्चे, तुम्हारी मुस्कान जो तुमने मुझे दी देखने को, इसके लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ और तुम्हारी माँ का भी धन्यवाद करता हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियाँ माँ की कराती रही है मधुपर्क। कि मैं तो अतिथि हूँ। अतिथि का मतलब क्या होता है? अतिथि, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसको अतिथि कहा जाता है। तिथि के आगे अ उपसर्ग लगा दिया है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैं तो अतिथि के समान हूँ, कभी आता हूँ कभी जाता हूँ, तो तुम्हारा मेरे से कोई संपर्क नहीं रहा है। तुम्हारी माँ ही तुम्हें मधुपर्क कराती है। मधुपर्क का मतलब होता है पंचामृत होता है बच्चों, जिसमें दही, घी, शहद, जल और दूध, ये 5 तत्व को मिला करके पंचामृत बनाया जाता है, जो कि मंदिरों में रहता है। तो तुम्हारी माँ ही वह मधुपर्क करवा रही है, यानी कि पंचामृत दे रही है। या यहाँ पे प्रतीकात्मक रूप में बताया गया है कि माँ ही तुम्हें अपनापन और प्रेम, आत्मीयता दे रही है। मेरा तुमसे कोई बहुत ज़्यादा संपर्क नहीं रहा है। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, और तुम मुझे कनखी मार का मतलब क्या होता है? तिरछी नज़रों से देखना। कि जब तुम मुझे तिरछी नज़रों से देखते हो, जब तुम्हारी आंखें मेरी आंखों से मिलती है, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। कि जब तुम कनखी मार करके मेरी तरफ देखते हो और मैं भी तुम्हारी तरफ देखता हूँ, तब तुम्हारी ये जो दंतुरित मुस्कान है बच्चे, बहुत ही मुझे सुंदर लगती है। छविमान का मतलब सुंदर लगना। तो तुम्हारी ये आंखें बहुत ही सुंदर लग रही हैं, तुम्हारी मुस्कान बहुत ही सुंदर लग रही है। आंखें चार होना एक मुहावरे का प्रयोग किया गया है। तो ये थी बच्चों हमारी छोटी सी कविता। इस कविता में बच्चों एक एक नंबर के जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर हम धूली धूसर की बात करें तो क्या होगा? यहाँ पे कौन सा अलंकार है? धूली धूसर में ध की आवर्ती हो रही है तो अनुप्रास अलंकार है। मृतक में भी डाल देगी जान, अतिशयोक्ति अलंकार है। परस पाकर में पै की आवर्ती है तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। और इसके अलावा ये जो 2 लाइनें हैं, धूली धूसर ये तुम्हारे घात छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, यहाँ पे कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। क्यों? क्योंकि घात को, शरीर को किसका रूप दे दिया? जलजात का, यानी कमल के फूल का रूप दे दिया है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार है। 1 नंबर का यहाँ पे पूछ सकते हैं कि झोपड़ी में क्या खिल गए हैं? किसके फूल खिल गए हैं? कमल के, गुलाब के, गेंदे के या कोई और? तो आपको ध्यान रखना है जलजात के। जलजात का मतलब क्या है? कि कमल के फूल खिल गए हैं। और स्पर्श पाकर कौन पिघल जाता है? पत्थर पिघल जाता है। क्या बन जाता है? जल बन जाता है। इसी प्रकार से बच्चे को कोई छू ले तो कौन से फूल झरने लगते हैं? शेफालिका के फूल झरने लगते हैं, ये याद रखना है। और उसके बाद बच्चा कैसे देख रहा है? अनिमेश, लगातार देख रहा है। माँ क्या करवाती है? माँ की उंगलियाँ क्या कराती हैं? मधुपर्क करवाती हैं, है ना। कनखी मारकर कौन देख रहा है? बच्चा देख रहा है। और बच्चे से परिचय किसने करवाया? माँ ने करवाया। तो कुछ एक प्रश्न हैं जो 1-1 नंबर के पूछे जाते हैं और बच्चे बहुत बार इसमें गलतियां कर जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है। 1-1 नंबर के यही प्रश्न बन रहे हैं। उसके बाद बच्चों अगली कविता देखते हैं। फसल नाम की कविता है जिसको लिखा है कवि नागार्जुन ने। इसमें बताया गया है बच्चों कि एक फसल के उत्पादन में किन किन तत्वों का योगदान रहता है। कोई एक तत्व नहीं होता, सभी तत्वों का जब सम्मिश्रण होता है तभी कोई फसल तैयार होती बनती है। तो चलिए कविता को शुरू करते हैं। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा है। कि जो फसल होती है वो पानी का जादू होती है, और वो पानी कोई एक नदी का नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू होता है। पानी से ही जो फसल होती है वो ज़मीन से अपने पोषक तत्व लेती है, हमें पता है। और इसी प्रकार से जब हम खेतों में मेहनत करते हैं, फसल उगाते हैं, तो उसमें मेहनत करते हैं। कैसी मेहनत? कोई 1-2 व्यक्ति की मेहनत नहीं, लाखों लाखों व्यक्तियों की, और कोटि कोटि का मतलब करोड़ों करोड़ों व्यक्तियों की जो मेहनत होती है, उसी के कारण
उसी की गरिमा के कारण कोई फसल तैयार होती है। इसी प्रकार एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है फसल। कि फसल जो है वो मिट्टी का गुणधर्म भी है कि कौन सी जगह पे कौन सी फसल होगी, ये मिट्टी ही डिसाइड करती है। तो कैसे खेतों की, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म भी फसल को निर्धारित करता है। इसी प्रकार से फसल क्या है, और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतरण है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। क्या कह रहा है कि फसल क्या है, कुछ हो और कुछ भी नहीं है, वो नदियों के पानी का जादू है, हाथों के स्पर्श की महिमा है और मिट्टी का गुणधर्म है। मिट्टी कैसी, भूरी काली और संदली। संदली का मतलब दोमट मिट्टी, कि हमारा जो उत्तर भारत है इसमें दोमट मिट्टी होती है, तो इसमें जैसे गेहूँ अच्छा होता है, जैसे सरसों अच्छी होती है, उसमें गन्ना अच्छा होता है। इसी प्रकार से जो काली मिट्टी है, महाराष्ट्र और गुजरात वाला जो इलाका है, काली मिट्टी ज़्यादा होती है वहाँ पे, तो वहाँ पे हमें कपास ज़्यादा देखने को मिलती है। तो हर क्षेत्र की अलग अलग मिट्टी होती है और वही निर्धारित करती है कि यहाँ पे कौन सी फसल अच्छी उगेगी। तो मिट्टी के गुण के कारण भी फसल प्रभावित होती है ना। भूरी मिट्टी हो, काली मिट्टी हो, संदली मिट्टी हो, सबका अपना अपनी विशेषता होती है, सबकी अपनी अपनी विशेषता होती है और उसी के कारण वो फसल वहाँ पर उगती है। और क्या है फसल, सूरज की किरणों का रूपांतरण है। हमें पता है कि कोई भी पौधा होता है वो सूरज से क्या लेता है, वो प्रकाश लेता है, फोटोसिंथेसिस करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उसके द्वारा वो अपना भोजन बनाता है। तो सूरज की किरणों का रूपांतरण भी फसल बनाता है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, हवा के द्वारा भी फसल तैयार होती है, हवा के बगैर भी नहीं। हमें पता है कि जो मुख्य जो फसल के लिए ज़रूरी तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो हवा है, मिट्टी है, पानी है, सूरज की रोशनी है, और जब मेहनत करते हैं तब वो फसल पक करके तैयार होकर हमारे घर में आती है। तो सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। हवा से क्या लेते हैं पौधे, हवा से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं और क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो हवा भी ज़रूरी होती है किसी भी पौधे की, किसी भी फसल की प्रोग्रेस के लिए। कविता आपकी छोटी सी फसल, आशा है आपको समझ में आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।